दोस्तों, स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चैप्टर 111। 15 मिनट बाद रूई और बेला 23वें जिले से गुजरे और खुद को व्यावसायिक इमारत के सामने पाया। क्या यह वही है? रूई ने पूछा। आखिरकार वे उस स्थानीय परिवहन कंपनी तक पहुंच गए जिसके बारे में बेला ने बात की थी। बेला ने स्पष्ट रूप से निर्देशक पर इतना भरोसा किया कि अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद उससे मदद मांगी। रूई इस बारे में काफी आशान्वित थी। अगर यह आदमी वास्तव में विश्वसनीय था जैसा कि बेला ने कहा था, तो बेला के पास अपना उद्देश्य हासिल करने का काफी अच्छा मौका था। बेला ने सिर हिलाया। चल दर। उसने न केवल अपने बालों को ढक रखा था, बल्कि टोपी जैसे परिधान के नीचे अपना चेहरा भी छुपा लिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोमिनस द्वारा पूछताछ किए जाने पर कोई भी उसकी विशेषताओं को पहचान न सके। रिसेप्शन का इंटीरियर काफी मेहमान नवाज था। कमरे के एक तरफ बैठने की व्यवस्था थी। रिसेप्शनिस्टों की एक श्रृंखला प्रत्येक आगंतुक के साथ एक एक करके काम कर रही थी। उनके थोड़ा पीछे कई गलियारे थे जो इमारत के अंदरूनी हिस्से की ओर जाते थे। आप निर्देशक से मिलने की योजना कैसे बनाते हैं? रूई ने पूछा। उससे तुरंत अपॉइंटमेंट पाने के लिए आपको अपनी पहचान बतानी होगी। ये जोखिम भरा है। मैं बस चाहता हूं कि वह मुझसे एक बार मिले, बेला ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जब वह मुझे देखेगा तो समझ जाएगा। उसके कार्यालय तक जाने में मेरी मदद करें। रूई ने सिर हिलाया। वे एक विशेष गलियारे की ओर चले जिसे बेला निशाना बना रही थी, इस उम्मीद में कि वे स्वाभाविक रूप से गुजरने में सक्षम होंगे। क्षमा करें, कृपया आगंतुक कक्ष में अपनी सीट ले लें। मुझे डर है कि हम आपको बिना अनुमति के इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और प्राधिकरण, एक रिसेप्शनिस्ट ने देखा और जोर दिया। बेला ने दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे रूई ने उसके उदाहरण का अनुसरण किया। अरे! एक गार्ड ने बेला को पकड़ने का प्रयास करते हुए उनका रास्ता रोक दिया। थवेक रूई की नाक पर किए गए एक साधारण प्रहार ने उस व्यक्ति को घुटनों तक कुचल दिया, जिससे वह रोने लगा। रूई ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की जहमत भी नहीं उठाई। वाइटल प्रेशर का उपयोग करना तो दूर की बात है, यह बहुत अधिक होगा और रूई गलती से उसे मार सकती है। बेला उसके ऊपर से कूदकर सीधे निर्देशक के कार्यालय की ओर चली गई। अंकल वन। डॉक्टर के कार्यालय का दरवाजा खोलते ही बेला रो पड़ी। अंदर बैठे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाते हुए अपने रिम वाले चश्मे के माध्यम से अपनी छोटी आंखें मूंद लीं, इससे पहले कि उसकी आंखें समायोजित हो जाती। बेला। अंकल वन। बेला ने प्रसन्न होकर दोहराया। इतना समय हो गया? सर, मुझे व्यवधान के लिए खेद है। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगी। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। बस, अच्छा काम। वन ने उसे रोका। ये लोग मेरे मेहमान हैं, कृपया हमें छोड़ दें। रिसेप्शनिस्ट स्पष्ट रूप से भ्रमित थी, लेकिन उसने दरवाजा बंद करने और अपनी नौकरी पर लौटने से पहले सिर हिलाया। बेला। वन स्पष्ट रूप से अभिभूत था। तुम कहाँ थे? तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी मौजूद नहीं थे। ये सुनकर रूई को एहसास हुआ कि वन को शायद अपने पिता की मृत्यु के पीछे की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। यदि कुछ भी हो तो पीछे मुड़कर देखें तो बेला ने जितना अनुमान लगाया था उससे अधिक उसने एक सुशिक्षित अनुमान लगाया था। हालांकि वह इतनी विक्षिप्त थी कि उसने इस पर कार्रवाई की, यही कारण था कि वह इस समय जीवित थी। बेला ने आह भरी। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वन ने अपना हाथ उठाया। तो फिर मुझे अपना शेड्यूल साफ करने दीजिए और एक त्वरित काम खत्म करने दीजिए ताकि मैं आपकी कहानी बिना किसी रुकावट के सुन सकूं। बेला ने सिर हिलाया। जैसे ही वो कमरे से बाहर चला गया, आरामदायक सोफों में धंसते हुए उसने आह भरी। उसे सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने पिछले कुछ दिनों में अनुभव नहीं किया था। रूई ने उसके आचरण को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में इस व्यक्ति पर भरोसा करती है। उसकी राहत देखकर उसे याद आया कि वह सिर्फ 17 साल की लड़की थी, भले ही वह काफी उल्लेखनीय थी। रूई हालांकि पृथ्वी पर वापस आने वाली किशोर लड़कियों के पास वापस आ गई है। यदि वे उसके जूते में होते तो उनमें से कौन बच पाता? उनमें से लगभग कोई नहीं। रूई ने अपना सिर हिलाया। 21वीं सदी में पृथ्वी पर वापस आने वाले बच्चे बहुत अधिक जिम्मेदारी और अपेक्षाओं के बिना अपेक्षाकृत सरल किशोर जीवन जीते हैं। बेला को छोटी उम्र से ही कंपनी विरासत में लेने के लिए तैयार किया गया था। उसकी कुशाग्रता अपने अधिकांश साथियों से उल्लेखनीय रूप से आगे थी। फिर भी उसके नजरिए से वो मानसिक रूप से काफी हद तक एक बच्ची ही थी। अगर वह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि 14 साल के बच्चे के लिए 17 साल के बच्चे के साथ ऐसा करना बेहद सराहनीय होता, तो वह उसे सांत्वना भी देता और उसे थोड़ा सांत्वना भी देता, खासतौर पर तब जब किशोर लड़कियां शुरू में किशोर लड़कों की तुलना में तेजी से परिपक्व हो जाती थीं। तभी वन अपने विचारों को बाधित करते हुए वापस लौट आया। ठीक है, अब आप मुझे वह सब कुछ बता सकते हैं जो बिना किसी रुकावट के हुआ। वन ने उसे चिंता से देखते हुए कहा। क्या हुआ? तुम बिना कुछ कहे अपना घर छोड़कर गायब क्यों हो गई? बेला ने आह भरी। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी जान खतरे में है। वन ने भौहें चढ़ा लीं। आपका क्या मतलब है? लोमिनस ने मेरे पिता अंकल वन को मार डाला, बेला ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या? शुरुआत में यह सिर्फ एक मजबूत संदेह था,
लोमिनस तब तक कंपनी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे पिता को शेष शेयर बेचने या उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर नहीं करते। हालांकि पिता ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे और वे ये जानते हैं उस दर पर संघर्ष को समाप्त होने में दशकों लग जाएंगे और लोमिनस को शायद कभी भी पूर्ण प्रभुत्व और एकाधिकार नहीं मिलेगा। वन की आंखें तेज हो गईं, उसने उसके बहाव को पकड़ लिया। जब तक काल को मरना नहीं था, उन्होंने उसके पिता का उसके नाम से जिक्र करते हुए कहा। स्वामित्व के कानून इस तरह तैयार किए गए हैं कि वे हायर इंडस्ट्रीज का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेंगे, उसने कहा। वन ने सिर हिलाया, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ और आप शेयरों के प्रमुख बहुमत के मालिक हैं, काल की यही इच्छा रही होगी। बेला ने सिर हिलाया। लोमिनस द्वारा हायर इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हासिल करने के बाद पिता ने इसे एक आकस्मिकता के रूप में तैयार किया होगा ताकि उन्हें जीतने की अनुमति न दी जाए, भले ही वे उसे मारने में कामयाब रहे। मैं देख रहा हूं। वन की आंखें फर्श पर घूम रही थीं, उसके शब्दों पर कार्रवाई की। लेकिन यह सबूत नहीं है, बेला। नहीं, लेकिन लोमिनर इंडस्ट्रीज के ज्ञात सहयोगी गिरोहों द्वारा मेरी निजी संपत्ति पर छापा मारा जा रहा है, उसने औपचारिक रूप से दावा किया। यहाँ मेरी यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। अगर मैंने मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक को काम पर नहीं रखा होता तो मैं बच नहीं पाता, उसने रूई की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी जान बचाई। चैप्टर 102 रूट। वन ने रूई की ओर देखा, उसे खुलकर देखा। मार्शल यूनियन से एक मार्शल प्रशिक्षु। आप एक मार्शल प्रशिक्षु के लिए काफी युवा हैं। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन शब्दों में उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा, हालांकि वह बेला के साथ थोड़ा घुल मिल गया था, फिर भी वो अंगरक्षक शिष्टाचार बनाए रखना चाहता था। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, अंगरक्षक बात नहीं करते थे। ये बातचीत पूरी तरह से बेला और वन के बीच की बातचीत थी। उसका काम बेला की रक्षा करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अंततः वन दुखी आंखों से बेला की ओर वापस लौटा। बेला को जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए मुझे खेद है, ये कठिन रहा होगा। बेला ने अपना सिर हिलाया। आपको किसी बात के लिए माफी नहीं मांगनी है, अंकल वन। वन ने आह भरी। तो मैं बेला के साथ आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ मिलने के लिए नहीं आए हैं। मुझे लेक्सस जाना है, बेला ने समझाया। वन उसके इरादों को समझ गया। आप ऐसे शहर में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं जहां लोमिनस का कोई प्रभाव नहीं है ना? समझ में आता है, बेला ने सिर हिलाया। लेकिन क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, बेला? वन ने पूछा। वापस लड़ने के बारे में निश्चित? उसने पूरा किया। बेशक, बेला ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। वन ने आह भरी। हाँ, लेकिन आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो आसान नहीं होने वाला है। वास्तव में आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। भले ही आप अंतिम सावधानी बरतें और शेष समय के लिए खुद को मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों से लैस करें, आपकी जिंदगी, आपको बेहद बोझ के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बेला ने सख्ती से जवाब दिया। मैंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। जब रूई ने चुपचाप बातचीत का अनुमान लगाया तो वन ने आह भरी। बाद वाला निश्चित रूप से देख सकता था कि वन कहाँ से आ रहा था। हो सकता है कि बेला को जीवन भर इसके लिए शिक्षित किया गया हो, लेकिन रूई को इस बात पर अत्यधिक संदेह था कि वो हायर इंडस्ट्रीज का नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए कितनी उपयुक्त है। आखिरकार वह महज 17 साल की लड़की थी। इस कठिन परिस्थिति से बच जाने पर भी उसने जिन उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा था वे ऐसे कार्य नहीं थे जिन्हें अनुभव के बिना पूरा किया जा सकता था। रूई को अपेक्षाकृत यकीन था कि वो अभी तक तैयार नहीं थी। वह समझ सकता था कि वन भी वैसा ही महसूस कर रहा है। वन ने आह भरी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही करो। तुम पहले से ही वयस्क हो, तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। मुझे बस आशा है कि तुम समझोगे कि तुम क्या कर रहे हो। बेला ने सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद चाचा, लेकिन मैं अपनी पसंद की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वन ने एक बार फिर आह भरी। ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो मुझे उस मामले पर और कुछ नहीं कहना है। लेक्सस की यात्रा के मामले पर वापस आते हैं, बेला ने याद दिलाया। हाँ, मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर सकती हूँ। वहाँ हैं, हालांकि विभिन्न मार्ग सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वे लोमिनस के व्यावसायिक मामलों से संबंधित वस्तुओं और संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित हैं, वन ने समझाया। बेला ने गहरी सोच में सिर हिलाया। यहाँ तक कि अगर लोमिनस लेक्सस शहर में काम नहीं करते थे तो इसका मतलब यह नहीं था कि बेला लेक्सस और हाजिन शहरों के बीच किसी भी व्यापार या आपूर्ति मार्ग में गाड़ी पर आसानी से चल सकती थी। लोमिनर और हायर इंडस्ट्रीज दोनों आपूर्तिकर्ता थे। उन्होंने कहीं और से विदेशी संसाधन हासिल किए और उन्हें गूढ़ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बेच दिया जो आपूर्ति की प्रक्रिया करेगा और तकनीकी उत्पादों का निर्माण करेगा जो फिर शहर के निजी और कॉर्पोरेट बाजारों में बेचे जाएंगे। मतलब लोमिनस और दोनों हायर इंडस्ट्रीज को हाजिन के बाहर से बड़े पैमाने पर आपूर्ति आयात करनी पड़ी। हालांकि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी पारगमन क्षमताएं थीं, लेकिन उनकी सभी शिपिंग जरूरतों को अपनी क्षमताओं से पूरा करना बेहद मुश्किल था। इस प्रकार दोनों उद्योग आंशिक रूप से छोटी परिवहन और शिपिंग कंपनियों पर निर्भर थे जो पारगमन सेवाएं प्रदान करती थीं, जो शेष शिपिंग जरूरतों का ख्याल रखती थीं। वन कंपनी ऐसी ही एक कंपनी थी।
वन और काल हाय की पहली मुलाकात तब हुई थी जब काल ने पहली बार हाजिन में हाय इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। उन्होंने तुरंत एक अनुकूल शिपिंग अनुबंध पर समझौता कर लिया था और जैसे जैसे उनकी कंपनियां बढ़ीं, वे वर्षों से करीब और करीब आ गए थे। बेला को हाजिन और लेक्सस के बीच के मार्गों से बचना पड़ा जो उसे लोमिना प्रभाव के करीब ले जाता। यदि वो उस मार्ग पर गाड़ी में चढ़ने का विकल्प चुनती है जिसे लोमिनर्स अक्सर आपूर्ति परिवहन के लिए उपयोग करते हैं, तो वह पकड़ी जा सकती है। दूसरी ओर, यदि लोमिनस को लेक्सस जाने के उसके इरादे के बारे में पता था, तो वे भविष्यवाणी कर सकते थे कि क्या होगा वो जो रास्ते चुनती है और उसे रोकती है। जहां तक जागरूक लोगों का सवाल है, रूई अपेक्षाकृत निश्चित थी कि उन्होंने उसके सामान्य इरादों को भांप लिया था। ये बेला की एक सरल और अपेक्षाकृत सामान्य ज्ञान वाली योजना थी और यह पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यही कारण है कि बेला की योजना का विवरण अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। रूई ने वन और बेला पर नजर डाली। उन्होंने पहले ही हाजिन और लेक्सस को शामिल करते हुए एक नक्शा निकाल लिया था और हाजिन और लेक्सस के बीच चलने वाली विभिन्न रंगों की विभिन्न रेखाओं की ओर इशारा करते हुए एक गहन चर्चा शुरू कर दी थी। रूई को उम्मीद थी कि वे सर्वोत्तम विकल्प चुनेंगे। मिशन की सफलता या विफलता दांव पर थी। इस बात की अच्छी संभावना थी कि अगली बार जब लोमिनस ने उन्हें पकड़ लिया तो रूई उन्हें इतनी आसानी से संभाल नहीं पाएगी। लोमिनस को पहले से ही मार्शल अप्रेंटिस बॉडीगार्ड के बारे में पहले से ही सूचित किया गया होगा जिसे बेला मार्शल यूनियन से कमीशन करने में कामयाब रही थी। इसका मतलब था कि अगली बार जब कोई टकराव होगा तो वे अधिक तैयार होंगे। अंतिम लक्ष्य बेला को पकड़ना या मारना था, जिसका अर्थ है कि उन्हें बेला को मारना जरूरी नहीं था। आदर्श रूप से मार्शल यूनियन पर प्रहार से बचने के लिए वे रूई को मारे बिना बेला को मारना चाहेंगे। इसका मतलब है कि वे बेला और रूई को इस तरह से उलझाएंगे जिसका उद्देश्य पूरी तरह से बेला को मारना है। इससे रूई का काम बहुत कठिन हो जाएगा। खुद के अलावा किसी और को बचाना और निकालना बहुत कठिन था। वोरफायर हॉर्न आपूर्ति मार्ग सबसे छोटे हैं, बेला ने कहा। इसके अलावा रास्ता निकटतम हिया शाखा के निकटतम लेक्सस से टकराता है। वन ने अपना सिर हिलाया। लोमिनस ने पिछले कुछ महीनों में वोरफायर हॉर्न बाजार में विस्तार करना शुरू कर दिया है। यह अब सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यह मार्ग अन्य आपूर्ति मार्गों के बहुत करीब समाप्त होता है जिनका लोमिनस नियमित रूप से उपयोग करते हैं। यह बहुत जोखिम भरा है। उन्हें अभी भी किसी निर्णय पर आना बाकी था। चैप्टर 103 नॉट गोइंग एनीवेयर। आधे घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद बेला और वन ने अंततः सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्णय लिया। उन्होंने लोमाइना की उपस्थिति, अन्य लोमाइना आपूर्तिकर्ताओं से निकटता, यात्रा समय सीमा और दूरी को ध्यान में रखा था। कार्डिनल स्टील आपूर्ति मार्ग ये तब है। वेन थककर आहें भरते हुए बैठ गया। बेला ने सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से सभी बातों पर विचार करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हम कितनी जल्दी जा सकते हैं? वन ने एक सेकंड के लिए उसके प्रश्न पर विचार किया। अगला आपूर्ति प्रेषण 1 घंटे में है। यह एकदम सही है। बेला की आंखें चमक उठीं। मैं थोड़ा इंतजार करने का सुझाव देता हूँ, रूई ने हस्तक्षेप किया। आप यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। मिशन सीमा की सीमा ने उसे किसी भी तरह से शामिल होने से रोक दिया, इसलिए रूई को क्रेडिट साझा करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बिना किसी परवाह के अपने हिस्से का भुगतान मिल जाएगा। बेला ने सिर हिलाया। वह एक अच्छा विचार है। वह वन की ओर मुड़ी। क्या आप मिशन फंड में मेरी मदद कर सकते हैं अंकल? मैं अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद आपको चुका दूंगा। वन गर्मजोशी से मुस्कुराए। इसके बारे में चिंता मत करो। आखिरकार तुम अकेले ही यात्रा करोगे। मैं ये दोहराना नहीं चाहूंगा कि पिछली बार की तरह एक गंदी सी सराय में बिना किसी अंगरक्षक के लोमिना गिरोह ने तुम्हें लगभग पकड़ लिया था। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, उसने स्नेहपूर्वक कहा। बेला हंसी और वो वन को गले लगाने के लिए तैयार हुई। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, धन्यवाद। ओ सावधान, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, आप जानते हैं। बेला से और अधिक हंसी अर्जित करना। रूई गर्म दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर भी अचानक उसे एक अशुभ ठंड महसूस हुई। 1 मिनट रुको। उसका चेहरा कांप गया जैसे कि वह कांप गया हो। एक भूत देखा। बेला ने देखा। क्या हुआ? रूई का चेहरा पीला पड़ गया जब वह वन की ओर मुड़ा और उसे आकार देने लगा। क्या गलत है जवान आदमी? वन ने तीखी निगाहों से पूछा। तुम्हें कैसे पता? जारी रखने से पहले रूई ने पानी पी लिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझसे मिलने से पहले बेला को लोमिना गिरोह ने एक सराय में लगभग पकड़ लिया था? ओह वो, वन ने कुछ ज्यादा ही जल्दी उत्तर दिया। बेला ने शुरुआत में इसका उल्लेख किया था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। रूई ने दृढ़ता से इनकार किया। उसने केवल ये बताया कि हम पर कितनी बार हमला किया गया। उसने किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया। बेला ने पहले ही रूई के बहाव को पकड़ लिया था। वह वन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में डर और दहशत थी। शांत हो जाओ। वन ने हाथ उठाए। एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा 15 लोगों की पिटाई की खबर फैल गई है। रूई ने उसकी ओर घूर कर देखा। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आप कैसे जानते थे कि वे लोमिना गिरोह थे और वे बेला के पीछे थे। वन ने उसकी ओर देखा। उसका सामना करने से पहले दूसरे ही क्षण उसका मुखौटा ढह गया। बेला, वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है।
मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम एक शिशु थी। स्लैप जैसे ही बेला हर चीज के साथ झूली, कमरे में एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा। बेला के दर्द भरे चेहरे से आंसू बह निकले। क्यों? वर्ण बल से गिर गया था। क्यों? क्यों? वह तिरस्कारपूर्वक हंसा। क्योंकि यह कंपनी मेरे लिए सब कुछ है। क्या आपको लगता है कि मैं उस आदमी की बेटी के लिए अपने जीवन के काम का बलिदान करने जा रहा हूं जिसने ये सारी गड़बड़ी पैदा की है? उसने थूक दिया। मैंने काल से कहा कि वह लोमिनस के साथ खिलवाड़ न करे, इसके लिए वह मर जाएगा। क्या उसने मेरी बात सुनी? नहीं। अब देखो उसने मुझे किस गड़बड़ी में फंसा दिया। रूई का चेहरा असमंजस में डूब गया। गड़बड़? उसका मतलब है लोमिनस। बेला धीरे से फुसफुसाई। वन कंपनी हमेशा हायर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी रही है। जब काल की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छी डील की पेशकश की। रूई समझ गया। बेला को पकड़ने के लिए उनके साथ सहयोग करना। अन्य बातों के अलावा, एक कंपनी के रूप में जिसका पूरे हाजिन और लेक्सिस के बीच आपूर्ति मार्गों और श्रृंखलाओं पर बड़ी मात्रा में नियंत्रण था, वन एक ऐसी स्थिति में था लोमिनस के लिए बहुत उपयोगी। भले ही लोमिनस ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बेला सीधे तौर पर वेन पर इतना भरोसा करती थी, फिर भी वन उनके लिए काफी उपयोगी था। क्या वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? रूई ने तुरंत पूछा। मैंने कहा। रूई ने उसे पकड़ लिया और असहनीय दर्द देने के लिए वाइटल प्रेशर का इस्तेमाल किया। GHH, क्या वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? जब आप आए तो मैंने उन्हें एक संचार उपकरण के माध्यम से एक संदेश भेजा जो उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने मुझे आधे घंटे से अधिक समय तक रुकने के लिए कहा। वन दर्द के बावजूद मुस्कुराया। वो आधे घंटे पहले की बात है। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वन की गर्दन पर अच्छी तरह से वार करके उसे बाहर कर दिया। भाड़ में जाओ, रूई ने शाप दिया। उसने बेला को पकड़ लिया। हमें जाना होगा अभी। उसने उसे उठाया और तेज गति से दौड़ते हुए कार्यालय से बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? यदि वे जानते थे कि हम इतने समय तक यहाँ थे, तो उन्होंने अभी तक हमारे साथ कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पीछे सामान्य लोगों को भेजने से मेरी वजह से असफलता हाथ लगेगी। गिरोह आपके पीछे गुर्रा रहा है। संभावना है कि हम बच जाएंगे। उन्होंने बस हमें सचेत किया होगा और हमें भागने का मौका दिया होगा और एक बार फिर हमारा पता खो दिया होगा। आम लोगों को भेजना ज्यादातर व्यर्थ है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अभी तक कोई हमला नहीं किया है। क्योंकि रूई ने अपने दांत पीस लिए। क्योंकि वे एक मार्शल आर्टिस्ट भेज रहे हैं। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो समझ में आता है, रूई ने दर्द भरे चेहरे के साथ समझाया। अगर वन को केवल आधे घंटे के लिए हमें रोकने के लिए कहा गया तो मार्शल आर्टिस्ट एक जिला दूर रहा होगा। वह पहले से ही इस शहर में कहीं है। रूई अत्यंत तीव्र गति से भागते हुए मुंह बना लिया। उसे उनके पिछले स्थान और उनके बीच जितना संभव हो उतना दूरी रखने की आवश्यकता थी। उसने अस्पष्ट जड़ें जमा ली और भीड़ से दूर रहा। वे अपनी गति से ध्यान आकर्षित करेंगे। अब हमें जो सबसे अच्छी चीज करने की जरूरत है वो छुप जाना है। वुश, रूई तेजी से झुक गया और बेला को किसी भी नुकसान से बचा लिया, क्योंकि वे लगभग सहज रूप से फिसल गए थे। हवा में तीव्र गति से हो रहे हमले की आवाज से ही जबरदस्त ताकत के साथ उन पर आ रही किसी चीज को भांप लिया और टाल दिया। वो एक और आने वाले हमले को रोकने के लिए समय पर उठ गया। अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट के साथ वह वहां नहीं रुका और उसने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की बाह को चारों अंगों से पकड़ लिया। अपने प्रतिद्वंद्वी की बाह को उखाड़ने या तोड़ने के लिए बाइंडिंग लैश का उपयोग करने का लक्ष्य। लेकिन अफसोस, कोई फायदा नहीं हुआ। बाइंडिंग लैश के सबसे खतरनाक हिस्से से बचा जा सका क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने इसका मुकाबला करने के लिए बड़ी सफाई से चाल चली। हालांकि रूई अभी भी अपने हमलावर को जमीन पर खींचने में कामयाब रही, जिससे लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ना पड़ा। रूई ने बेला की ओर भी नहीं देखा। उसका चेहरा प्रयास से पीला पड़ गया। जाओ, भागो, अभी। बेला उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गई। जैसे ही रूई अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में देखने के लिए मुड़ा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उन्होंने घोषणा की। चैप्टर 104 वो। रूई को आखिरकार अपने हमलावर पर अच्छी नजर पड़ गई। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत मदद मिली क्योंकि उसका हमलावर नकाबपोश था। हालांकि इसके बावजूद कुछ चीजें थीं जिनका अभी भी अनुमान लगाया जा सकता था। इस लड़ाई में रूई का लक्ष्य जीतना नहीं था। उसके दो लक्ष्य थे। पहला, जीवित रहना। उनका जीवित रहना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हालांकि मिशन के दौरान वह बेला के करीब आ गया था, लेकिन वह उसके लिए अपना जीवन बलिदान नहीं करने जा रहा था। रूई ने कभी भी खुद को नायक या संत बनने की कल्पना नहीं की। दूसरा, रुकना था, जीतना नहीं। उसका इरादा अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने या उसे बाहर करने में कोई अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने का नहीं था। हालांकि अगर वह ऐसा कर पाता तो ये भी बहुत अच्छा होता, लेकिन अधिकांश भाग के लिए रूई बेला के लिए रुकने की पूरी कोशिश करने वाला था। ज्यादातर मामलों में हराने की तुलना में रोकना आसान था। शुक्र है यह उन मामलों में से एक था। इसी तरह रूई ने वजन के अंतर की भरपाई करने की योजना बनाई। रूई पिछले वर्ष में शारीरिक रूप से उल्लेखनीय रूप से मजबूत हो गई थी, लगभग किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक। हालांकि दिन के अंत में वो अभी भी केवल 14 वर्ष का था। उनका प्रतिद्वंदी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 20 साल का लग रहा था। एक वयस्क मार्शल अप्रेंटिस एक किशोर मार्शल अप्रेंटिस से अधिक मजबूत था।
रूई को जितना हो सके अपने फायदे का फायदा उठाना था। जीत का लक्ष्य रखने के बजाय रुकना योजना का हिस्सा था। FOSH नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस आखिरकार रूई की ग्राउंड ग्रैपलिंग से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। पाव पाव पाव। रूई तुरंत उस पर वाइटल प्रेशर के प्रहारों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी लगभग सभी को ब्लॉक करने और पुनर्निर्देशित करने में कामयाब रहा। वुश रूई सफाई से कामयाब रहा, एक ऊंची किक से बाहर झुके और साथ ही एक नीची किक से अपने धुरी वाले पैर पर वार करें। बम यह उतरा, लेकिन शक्ति में अंतर ने रूई को उसे संतुलन से बाहर करने से रोक दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी ने वार की झड़ी लगाकर एहसान का बदला चुकाया। बम बम बम। रूई को अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट के साथ बल को कम करने के बावजूद पीछे धकेल दिया गया। वह उनके बीच कुछ दूरी बनाकर पीछे कूद गया। वे दोनों अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करते हुए केवल आधे सेकंड के लिए रुके। हालांकि मार्शल अप्रेंटिस ने युद्ध को इतनी तेजी से संसाधित किया कि युद्ध में आधा सेकंड भी आधा दर्जन सेकंड के बराबर था। वास्तव में मार्शल अप्रेंटिस द्वारा रूई पर घात लगाकर हमला किए हुए अभी आधा मिनट भी नहीं बीता था। उनकी मार्शल आर्ट शक्ति और कठोरता की ओर झुकती है। रूई ने VOID एल्गोरिथम की मूल बातों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को पार्स करते हुए विश्लेषण किया। पहला कदम मेरे लड़ने के दृष्टिकोण को इस तरह से अनुकूलित करना है कि शक्ति और स्थायित्व की प्रासंगिकता और महत्व यथासंभव न्यूनतम हो। फू। रूई ने अपनी मांसपेशियों को आराम देते हुए, उन्हें हिलाते और लटकाते हुए सांस छोड़ी, अपने घुटनों को आराम से झुकाते हुए। इसके बावजूद रूई आक्रामक तरीके से नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस की ओर बढ़ी, जिससे बाद वाला आश्चर्यचकित रह गया। वुश रूई अचानक रुक गए और अपने प्रतिद्वंद्वी के काउंटर हैमेकर से बचते हुए पीछे हट गए और फिर चारों ओर चक्कर लगाकर एक त्वरित प्रहार करने के लिए अपनी स्ट्राइकिंग रेंज में प्रवेश किया। पाव। वुश रूई लो किक से बचने के बाद रेंज से बाहर कूद गए। नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस लड़ाई की शैलियों में अचानक आए बदलाव से हताशा में मुंह बना रहा था। रूई निष्क्रिय रक्षा से चालाकी और टालमटोल करने वाले आक्रमण की ओर चला गया था और अधिक कष्टप्रद प्रतिद्वंद्वी बन गया था। तितली की तरह तैरना। वुश रूई सीधे मुंह से नृत्य किया। मधुमक्खी की तरह डंक मारना। पाव। सौर जाल पर एक साफ प्रहार। ये रणनीति वास्तव में अग्रणी नहीं थी। यह वह रणनीति थी जिसके बारे में महान मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें माइक टायसन से लड़ना होगा तो वह इसका इस्तेमाल करेंगे। ये रणनीति वैसी ही थी जैसी केन ने फे के विरुद्ध अपनाई थी, अपने प्रतिद्वंद्वी के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए टालमटोल की रणनीति के साथ संयुक्त रूप से किया गया हल्का आक्रमण। जहां भी संभव हो सके वार करें, टालमटोल के जरिए सभी हमलों से बचें। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। केन ने इसे गति और चपलता के माध्यम से पूरा किया, जो रूई के पास नहीं था। रूई ने VOID एल्गोरिथम के पूर्वानुमानित और प्रति कटौती उपायों के साथ अपनी गति और चपलता की कमी की भरपाई की। रेंज और वजन का संतुलन। इसका उपयोग करते हुए रूई उस सामान्य हमले का अनुमान लगाने में सक्षम था जिसे उसका प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य कर रहा था, और VOID एल्गोरिथम ने बस एक संबंधित चाल का आउटपुट दिया जिसमें सफलता की सबसे बड़ी संभावना थी। रूई ने स्वयं VOID एल्गोरिथम की काउंटर डिडक्शन प्रणाली पर कड़ी मेहनत से काम किया था, जो डेटा विज्ञान की दिमाग को सुन्न करने वाली मात्रा के माध्यम से निर्मित किया गया था। उसके काम को देखकर उसे एक वंचित लड़ाई में, भले ही छोटा ही क्यों न हो, ऊपरी हाथ हासिल करने की इजाजत मिलती है। रूई को उसके मूल में मान्य किया गया। उनके अंदर का मार्शल साइंटिस्ट उत्साहित था। बम। रूई लगभग उड़ गए क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन पर एक ठोस प्रहार किया। वह तेजी से उठा और अपनी चुभती भुजाओं को एक मुद्रा में खड़ा कर लिया, अगली चाल के लिए तैयार हो गया। आओ, रूई ने आग्रह किया। उसने बुलिश की प्रतीक्षा में अपनी इंद्रियों को तेज कर दिया। फिर भी दूर से आने वाली एक कर्कश चीख ने उसे उसकी नींद से बाहर कर दिया। वो बमुश्किल आवाज को पहचानने में कामयाब रहा। बेला। सदमे के एक क्षण में उसने सिर्फ एक सेकंड के लिए चीख की दिशा की ओर देखा। हालांकि जब वह पीछे मुड़ा, वह चला गया है, रूई ने शाप दिया। मार्शल अप्रेंटिस रूई की दृष्टि के किनारे से बच गया था और पृष्ठभूमि में दूर चला गया था। वो विपरीत दिशा में चला गया। रूई घबरा गया, अविश्वसनीय रूप से भ्रमित हो गया, क्योंकि वह उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया जहां से उसने बेला को सुना था। क्या उसे कोई परवाह नहीं है अगर मैं उसके पीछे भागूं? उसके ऐसा करने का एकमात्र कारण ये होगा कि उसकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी, या यदि उसका काम पूरा हो गया है। रूई भयभीत हो गई। उसने तुरंत अपने आप को पूरी ताकत से तनाव में डाल लिया। इतनी तेज गति से दौड़ा कि शारीरिक रूप से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ा, इतनी तेज गति से चला कि आम लोगों के लिए अपनी आंखों से भी उसका अनुसरण करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पहले मुझे फकिंग फिन चाहिए। जैसे ही उसकी दृष्टि में कुछ आया, उसके विचार अचानक थम गए। उसने आगे जो देखा उसने उसकी मांसपेशियों में ऊर्जा और तनाव के हर औंस को मिटा दिया। वो बिना किसी परवाह के जम गया, ऊपर देखने से पहले लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। और वह वहां थी। उसने जो देखा वो एक ऐसा दृश्य था जो उसकी स्मृति में हमेशा के लिए जल गया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, धार बह रही थी उसकी नाक नीचे, आंखें लगभग पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, और उसकी कटी हुई गर्दन से खून का एक कुंड बह रहा था।
बेला हिया की लाश के साथ आमने सामने। चैप्टर 105 आफ्टरमैथ। निराशा, क्रोध, सदमा, अपराध और दुख भी रूही के भीतर भावनाओं का भंवर उमड़ पड़ा। भावनाएं वो समझ नहीं पाया, वो उसे केवल 24 घंटे से जानता था। वे केवल बमुश्किल दोस्त थे क्योंकि अपने मिशन की अवधि के दौरान वे थोड़े करीब आ गए थे। इस बात की अच्छी संभावना थी कि मिशन सफल होने पर भी रूही उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। तो क्यों? उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही है? क्या वह उसकी लाश को देख रहा था? क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो अंततः उसकी भलाई और सफलता में भावनात्मक रूप से निवेशित हो गया था। संभवतः दोनों। रूही के अपनी श्रद्धा से बाहर निकलने से पहले एक अनंत काल बीत गया। उसने कई बटनों में से एक बटन दबाकर मार्शल यूनियन द्वारा उसे सौंपे गए संचार उपकरण को बाहर निकाला, जिसे उसे मिशन समाप्त होने पर दबाना था। उन्होंने कुछ अतिरिक्त विवरण दिए जो एक शव की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह उपकरण मार्शल यूनियन को उसका स्थान बता देगा और वे पोस्ट मिशन कर्मियों को कार्यभार संभालने के लिए भेज देंगे। कैंड्रियन साम्राज्य में हत्या अभी भी एक अपराध था। मार्शल यूनियन कानून प्रवर्तन में सहयोग करेगा और न्यायिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। अंततः उसे इस मामले पर गवाही और बयान देने की आवश्यकता होगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का संकेत झलक रहा था। लोमिनस और वह आदमी वन। रूही अपने पास मौजूद कोई भी जानकारी छुपाने वाला नहीं था। उन्हें आशा थी कि न्याय मिलेगा। उन्हें स्वयं न्याय दिलाने की तीव्र इच्छा थी। इसी क्षण वह आसानी से तेजी से वापस आ सकता था और एक ही पल में वन को मार सकता था। फूह! उसने खुद को रोकते हुए सांस छोड़ी। स्टेप। मार्शल यूनियन के प्रतीक के साथ वर्दी में लोगों के एक समूह के आगमन को सुनकर रूही मुड़ गया। अप्रेंटिस रूही क्वार्य। टीम के मुखिया एक व्यक्ति ने रूही की प्रशिक्षु वर्दी पर ध्यान देते हुए पूछताछ की। मैं इंस्पेक्टर गेल हूँ। उन्होंने रूही को एक बैज दिखाते हुए कहा। मैं यहाँ पोस्ट मिशन प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ने के लिए हूँ। मैं आपको एक रिपोर्ट और बयान प्रदान करने के लिए मार्शल अकादमी में लौटकर ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। रूही ने बिना किसी परवाह के सिर हिलाया, बेला की लाश पर एक आखिरी नज़र डाली। भले ही इसे देखने से उसकी बेजान आंखें झुलस गईं। उसने मुड़ने से पहले कांपते हुए आह भरी। उसकी पीठ पर। अकादमी की वापसी की यात्रा कुल मिलाकर कुछ घंटों की थी। रूही को आत्मनिरीक्षण करने और अपने विचारों और भावनाओं को सुझाने के लिए पर्याप्त समय मिला। वह असफल क्यों हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनी भावनाओं से कैसे निपटना चाहिए। अंतिम भाग सबसे कठिन था। रूही को यह भी यकीन नहीं था कि उसके पास कोई उत्तर होगा या उसे कभी कोई उत्तर मिलेगा भी या नहीं। पहले दो बहुत अधिक उद्देश्यपूर्ण थे। उन्हें उनका अधिक निष्पक्षता से विश्लेषण करने की अनुमति दी गई। मिशन विफल होने का कारण यह था कि वे उस समय फंस गए थे जब वन ने लोमिनस को उनके स्थान के बारे में सूचित किया था। यही कारण था कि बेला की मृत्यु हो गई। लोमिनस को अवश्य करना चाहिए। नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस द्वारा रूही और बेला पर घात लगाकर हमला करने से पहले ही सभी उपलब्ध जनशक्ति को जुटा लिया था। ये समझ में आया। नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस का उद्देश्य रूही को बेला से दूर खींचना था और उसे वहां रखना था, जबकि बेला द्वारा संगठित गिरोह ने उसे तब मार डाला होगा जब वो असहाय और कमजोर थी। उसने चिल्लाया होगा और निराशा में संघर्ष किया होगा। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और जानवरों की तरह उसका गला काट दिया। बस इसके बारे में सोचते ही उसके सिर में खून दौड़ गया, जब तक कि उसने अपनी आंखें बंद नहीं कर लीं और भावना को कुचल दिया। तर्कसंगत रूप से सोचने की कोशिश की। अगर रूही इससे बचने में सक्षम होती मार्शल अप्रेंटिस, वे बच गए होते। रूही ने आसानी से घुरघुराहट को आसानी से हटा दिया होगा। अंत में रूही को एक मूर्ख की तरह महसूस हुआ। उसने सोचा था कि वह मार्शल अप्रेंटिस को रोक रहा था और रोक रहा था, लेकिन आखिर में नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। मार्शल अप्रेंटिस उसे रोक रहा था। उसे बहुत पछतावा था। यदि वो अधिक सावधान रहता, उसने बेला को छिपाकर रखा होगा और उसकी ओर से वन के साथ बातचीत की होगी। यह एक सतर्क कहानी होती जो कम से कम बेला को उसके भाग्य से बचा लेती। लेकिन इसके बजाय उसने खुद को बोझ से मुक्त करते हुए निर्णय लेने की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। एक मार्शल कलाकार के रूप में यह बिल्कुल गलत नहीं था। उसे एक मिशन पूरा करना था और बेला द्वारा मार्शल यूनियन को सौंपे गए आयोग के बाहर कोई और जिम्मेदारी लेने के लिए उसके पास बहुत कम प्रोत्साहन या कर्तव्य था। अंगरक्षकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे रक्षा करें, चाहे उनका सुरक्षा लक्ष्य कुछ भी करे या वे जहां भी जाएं। उन्हें अपने वयस्क की निर्णय लेने की क्षमता की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जब तक कि उनकी सुरक्षा का लक्ष्य मानसिक रूप से स्वस्थ और वयस्क न हो। इस संबंध में रूही बिल्कुल ठीक थी। हालांकि अंगरक्षकों को सुरक्षा करनी थी। यदि रूही पर्याप्त मजबूत होती तो वह बेला की रक्षा के लिए उसकी ओर बढ़ने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी मार्शल अप्रेंटिस को तुरंत हराने में सक्षम होता। ये था वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से थोड़ा अनुचित। एक बड़े मार्शल अप्रेंटिस को भारी शारीरिक लाभ के साथ हराना, वह भी कम समय में, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की मांग के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा यह उनका पहला मिशन था जो मिशन के अकादमी मूल्यांकन से कहीं अधिक कठिन था। सभी बातों पर विचार करने पर ऐसे कई कारण थे कि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के बावजूद रूही को नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त माना जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या रूही खुद को माफ कर पाई थी।
इस तथ्य के बावजूद कि वह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक था, बेला की लाश की स्मृति जो उसके दिमाग में गहराई से अंकित थी, ने समीकरण में अपना सिर उठाया और रूई की अशांत भावनाओं को तहस नहस कर दिया। फिर से सरल तर्क अब कोई मायने नहीं रखता, ये जानते हुए कि उसकी अपर्याप्तता ने उसे उस भाग्य को भुगतने की अनुमति दी, वह संभवतः खुद को कैसे माफ कर सकता है। चैप्टर 106 अपॉलॉजी। अकादमी पहुंचने पर भी रूई की दुविधा का समाधान नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम वह एक वैध कारण के लिए अपने विचारों को एक तरफ रखने में सक्षम था, क्योंकि वह मिशन के बाद के प्रोटोकॉल से गुजर रहा था। वह सीधे आयोग विभाग की ओर चला गया। अकादमी ने उन फॉर्मों में से एक फॉर्म निकाला जिसे मार्शल आर्टिस्टों को भरना होता था। इनमें अपने और मिशन के बारे में सामान्य विवरण भरना शामिल था। इसके बाद मिशन की कार्यवाही की एक विस्तृत रिपोर्ट कालानुक्रमिक तरीके से समय टिकटों के साथ दी गई। रिपोर्ट को भरना दर्दनाक और अजीब तरह से उपचारात्मक था। हर चीज को दोबारा देखना कष्टदायक था, खासकर 2020 दृष्टि से। अब उसने जो कुछ भी बताया वह त्रुटिपूर्ण और भूलों से भरा हुआ लगा। वह सोचता रहा कि वह कैसे बेहतर कर सकता था। दूसरी ओर वह अपने अनुभवों को विस्तार से लिखने में सक्षम था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो बहुत सारी हताशा, अपराधबोध और दुख उसके तनावग्रस्त हृदय से निकलकर, उसके शरीर से निकलकर उसकी कलम की स्याही में बह रहा हो। जितनी देर तक वह लिखते रहे, उन्हें थोड़ा शांत और अधिक संयमित महसूस हुआ। उसका बोझ हल्का नहीं हुआ, लेकिन वह इसे उठाने के लिए काफी मजबूत महसूस कर रहा था। उस पल में उसे लगा कि उसका दृढ़ संकल्प बढ़ जाएगा। फिर कभी नहीं, उसने कसम खाई, मैं इतना मजबूत होने जा रहा हूं कि यह सुनिश्चित कर सकूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। एक बार जब उसने आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली तो रिपोर्ट जमा कर दी। मैम, उन्होंने आयोग विभाग के सहायक स्टाफ सदस्यों में से एक को संबोधित किया, मैं यहाँ मिशन का न्यूनतम गारंटी वेतन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। प्रत्येक मिशन ने मार्शल आर्टिस्ट को सफलता या विफलता की परवाह किए बिना न्यूनतम पारिश्रमिक दिया, जब तक कि मार्शल यूनियन के नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया। मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मार्शल आर्टिस्टों ने प्रत्येक मिशन में अपना जीवन दांव पर लगा दिया। मार्शल यूनियन और मार्शल आर्टिस्ट के बीच लाइसेंसिंग समझौते का न्यूनतम गारंटी पारिश्रमिक खंड मार्शल आर्टिस्टों को कुछ छूट देने के लिए बनाया गया था। ये सुनिश्चित करना था कि मिशन में भारी मात्रा में समय, प्रयास और ऊर्जा खर्च करने और बड़े जोखिम उठाने के बाद उन्हें सिर्फ इसलिए भूखा नहीं रहना पड़े क्योंकि वे एक अत्यंत कठिन मिशन में असफल होने से बाल बाल बचे थे। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका भी था कि मार्शल आर्टिस्ट के पास मार्शल यूनियन से असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट के बिना मार्शल यूनियन कुछ भी नहीं थी, जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाता था। सिर्फ एक सेकंड, उसने कुछ दस्तावेज पलटने से पहले, पीछे मुड़कर देखने से पहले जवाब दिया, आपका पारिश्रमिक रोक दिया गया है। रूई ने भौहें चढ़ा लीं, क्षमा करें, मुद्दा स्वयं प्रधानाध्यापक ने उठाया है, मुझे डर है। उसने बेबसी से कंधे उचकाए, अगर आप इसके बारे में पूछताछ करना चाहते हैं तो मैं आपको उनसे मिलने का सुझाव दूंगा। ठीक है। रूई घूमी और भ्रमित होकर हेडमास्टर के कार्यालय की ओर चली गई। प्रधानाध्यापक उसके पारिश्रमिक में हस्तक्षेप क्यों करेगा? रूई को बिल्कुल समझ नहीं आया। जैसे ही वह प्रधानाध्यापक के कार्यालय में पहुंचा, वह उस गेट को देखकर मंत्रमुग्ध होकर रुक गया जिसने प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। वह निश्चित नहीं था कि क्या करे। क्या वहां सचिव या कोई अन्य कर्मी नहीं होना चाहिए था जो इस बात की निगरानी करता हो कि कार्यालय में कौन आ रहा है? क्या उसे खटखटाना चाहिए? इसे पेंच करो, चलो खटखटाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचा, ये खुल गया, जिससे उसे हर चीज का पूरा दृश्य देखने का मौका मिला। अंदर कार्यालय विशाल था, करीने से व्यवस्थित दस्तावेजों और पुस्तकों की एक लाइब्रेरी से भरा हुआ। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह कार्यालय के केंद्र में बैठी हुई आकृति थी। हेडमास्टर अरोनियन, एक शक्तिशाली मार्शल मास्टर। हेडमास्टर रूई गहराई से झुके, आंशिक रूप से प्रशंसित मार्शल मास्टर्स के लिए उनके मन में अत्यधिक विस्मय और सम्मान के कारण, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हेडमास्टर अरोनियन का भारी वजन रूई पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह झुकने के लिए मजबूर हो रहे थे। रूई को एक बार फिर से याद दिलाया गया कि मार्शल पथ कितना गहराई तक फैला हुआ था। तथ्य यह है कि एक इंसान अपनी मार्शल आर्ट को तब तक विकसित कर सकता है जब तक कि वह एक पहाड़ की तरह शक्तिशाली न हो जाए, अपने आसपास की हर चीज को कुचलने में सक्षम न हो जाए, अपनी भावनाओं को उस गंदगी से बाहर न निकाल ले जो उसकी भावनाएं थीं। प्रवेश करें। हेडमास्टर एरोनियन ने धीरे से बात की, फिर भी रूई को कुछ और सुनाई नहीं दिया। लगभग ऐसा लगा मानो जब उसने अपना मुंह खोला तो दुनिया चुप हो गई। रूई तुरंत अंदर चला गया। अंदर दो मार्शल स्क्वायर गार्ड के रूप में सेवा कर रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में रूई उनकी विकराल उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाता था, लेकिन इस बार जब तक वे उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गए तब तक उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। मार्शल स्क्वायर की उपस्थिति का भार पूरी तरह से दब गया था। प्रधानाध्यापक अरोनियन, तारे केवल रात में चमक सकते थे जब सूरज आसपास नहीं होता, अन्यथा वे अदृश्य होते। अप्रेंटिस रूई क्वार्य। अपने शब्दों की औपचारिकता के बावजूद उन्होंने अनौपचारिक लहजे में बात की, मैं कुछ समय से आपसे आमने सामने बात करना चाह रहा था, लेकिन आज ही सही मौका मिला है।
यह एक सम्मान की बात है, हेडमास्टर अरोनियन, उन्होंने आदरपूर्वक कहा। हेडमास्टर अरोनियन हल्के से हंसे, जिससे रूई को बहुत आश्चर्य हुआ। मुझसे बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, युवक, मैं स्पष्टवादिता की सराहना करता हूँ। मैं ईमानदार हूँ, प्रधानाध्यापक, ये सभी शब्द इससे अधिक सच्चे नहीं हो सकते, रूई ने गंभीरता से उत्तर दिया। हेडमास्टर अरोनियन बस मुस्कुरा दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप यहाँ अपने पारिश्रमिक के बारे में पूछताछ करने आए हैं, हाँ? हाँ, प्रधानाध्यापक, रूई ने कहा। इसके बारे में बोलने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। रूई की भौहें असमंजस में पड़ गईं। एक, माफ़ी? हमने आपकी रिपोर्ट के बाहर भी कई जानकारियों को सीखा और सत्यापित किया है, जो साबित करती है कि हमारी ओर से मिशन की कठिनाई को बेहद कम आंका गया था। उन्होंने जारी रखने से पहले कहा, सभी उपलब्ध जानकारी के आलोक में, जहां तक कठिनाई का सवाल है, यह मिशन कम से कम ग्रेड 5 का है। हालांकि मिशन के बाद की खुफिया जांच से आगे की जांच के परिणामों के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वह अपनी अभिव्यक्ति में दुख के एक संकेत के साथ रुका। अकादमी की ओर से 1 साल के मार्शल अप्रेंटिस द्वारा गलती से ग्रेड 1 मिशन के रूप में मूल्यांकन किए गए ग्रेड 5 मिशन को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। यह अनसुना नहीं है या विशेष रूप से दुर्लभ भी नहीं है, लेकिन ये चरम उदाहरण वास्तव में हमारी ओर से एक अस्वीकार्य चूक थी। अपना सिर हल्के से झुकाने से पहले वह रुक गया। अकादमी की ओर से, मुझे खेद है। चैप्टर 107 कॉम्पनसेशन। रूई अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अकादमी के प्रधानाध्यापक इतनी आसानी से अपना सिर नीचा कर लेंगे। मार्शल मास्टर्स की स्थिति खगोलीय रूप से किसी भी मार्शल अप्रेंटिस से कम थी। इसके अलावा वह कोई साधारण मार्शल मास्टर नहीं थे, बल्कि मार्शल अकादमी के हेडमास्टर थे। उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए रूई के सामने अपना सिर झुकाना बहुत बड़ी बात थी। कृपया अपने हेडमास्टर को ऊपर उठाएं, रूई ने तुरंत हाथ उठाते हुए उत्तर दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी उसने सिर उठाया। अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। रूई उस पर चुप रहे। वह पंक्ति थोड़ी करीब आ गई थी। वह स्वयं मिशन के बारे में महसूस कर रहा था, सिवाय इसके कि बेला इतनी मर चुकी थी कि वो माफ़ी नहीं मांग सकता। मैंने आपको फ़ोन करने का एक कारण माफ़ी मांगना और जिम्मेदारी लेना था। मैं पहले ही आपकी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ, उन्होंने जारी रखने से पहले कहा। मैंने आपके शब्दों में गहरे अफसोस और अपराध बोध को महसूस किया है। यही कारण है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मिशन की कठिनाई बहुत अधिक थी। बस एक और मार्शल अप्रेंटिस के अकेले शामिल होने से मिशन की कठिनाई का स्तर आपकी अपेक्षा से काफ़ी ऊपर हो गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 मार्शल अप्रेंटिस या एक अनुभवी उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस की आवश्यकता होगी। आपको किसी भी स्तर पर कोई गलती या दोष नहीं उठाना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक के शब्दों की तार्किक सुदृढ़ता। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से, वह खुद एक अनुभवहीन बच्चे मार्शल अप्रेंटिस के मिशन को पूरा करने में विफलता पर कोई दोष नहीं लगाएंगे, जिसे अकादमी द्वारा गलती से गंभीर रूप से कम ग्रेड दिया गया था। लेकिन वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, नहीं कोई बच्चा। यही कारण है कि मार्शल मास्टर के शब्द वास्तव में उनके मूल से मेल नहीं खाते थे। मार्शल यूनियन और मार्शल अकादमी के पास एक कठोर कमीशन खुफिया विभाग है, उसने कहा। इस विभाग का लक्ष्य उन सूचनाओं को सत्यापित करना है जो ग्राहक हमें अपने कमीशन में प्रदान करते हैं, और साथ ही मिशन के बारे में यथासंभव अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसने आयोग के कठिनाई ग्रेड के मूल्यांकन में सूचना कारकों को एकत्रित किया। वो रूई की ओर मुड़ने से पहले रुका। उद्देश्य, विशेष रूप से इस मामले में, हमारे मौजूदा उपायों से समय से पहले मिशन के खतरे का सटीक मूल्यांकन करना संभव नहीं था। मैं जिम्मेदारी से बचने या मूल्यांकन सटीकता में चूक को उचित ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको अधिक संदर्भ प्रदान कर रहा हूँ। रूई ने सिर हिलाया, हल्के से चिंतित हुए। तो मिशन के लिए पारिश्रमिक के संबंध में? मैं लगभग भूल ही गया था, हेडमास्टर अरोनियन ने कहा। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मिशन की विफलता पूरी तरह से मार्शल अकादमी की जिम्मेदारी है। मिशन विफल होने में न केवल आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपने अपने ग्रेड के मार्शल अप्रेंटिस की अपेक्षा से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सब के आलोक में, मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए पहल की है कि अकादमी आपको न केवल न्यूनतम गारंटी वेतन, बल्कि पूर्ण मिशन पूरा करने वाला इनाम भी दे। रूई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। फिर भी उसे मिशन पूरा करने का इनाम मिलेगा, भले ही उसने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा भी नहीं किया हो। इसके अलावा, न्यूनतम गारंटी के अलावा उसे प्राप्त करने का मतलब था कि उसे वास्तव में उस मिशन के लिए अधिकतम से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा था जिसे वह पूरा करने में विफल रहा था। इसका लिहाज करो, मिशन के दौरान आपके प्रदर्शन के लिए हमारी क्षमा याचना और प्रशंसा का प्रतीक, हेडमास्टर अरोनियन। इसके अलावा, आपकी मार्शल आर्ट अद्वितीय और अनसुनी है। हम इसके विकास में आपकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहेंगे। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्रेडिट और विस्तार से, तकनीकें निःशुल्क। लेकिन आपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने के बावजूद वास्तव में उन्हें अर्जित किया है। रूई की आंखें खुशी से हल्की चमक उठी। उनकी विफलता के बाद, उनकी मार्शल आर्ट को विकसित करने और विस्तारित करने की उनकी इच्छा भी उल्लेखनीय रूप से मजबूत हो गई थी।
मार्शल आर्ट और युद्ध के प्रति उनके अंतर्निहित प्रेम के अलावा शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी उनके भीतर अंकुरित हो गई थी। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। इसने मानव सभ्यता और स्वयं मानव सभ्यता के भीतर सब कुछ रेखांकित किया। शक्तिहीनता का अर्थ था पीड़ा। हालांकि शक्ति की उनकी इच्छा उनके मार्शल आर्ट और मार्शल पथ के प्रति उनके प्रेम से अधिक नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इसके मूल्य का और भी अधिक एहसास हो गया था। वह अपनी मार्शल आर्ट की नींव बनाने के बाद प्राप्त की गई उल्लेखनीय शक्ति से थोड़ा संतुष्ट हो गया था। खासकर स्क्वायर क्यारी के खिलाफ अपने प्रदर्शन के बाद उसने सोचा था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है, और उसने खुशी खुशी मार्शल आर्ट और युद्ध के शुद्ध पहलुओं के प्रति अपने असीम प्रेम में खुद को डुबो दिया। लेकिन अब उनमें सत्ता के लिए सत्ता प्राप्त करने की इच्छा भी विकसित हो गई थी। मूल्य वाली तकनीकें प्राप्त करने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। मार्शल अकादमी से पारिश्रमिक के रूप में आपको जो कुल राशि मिलेगी, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भी अच्छी तकनीक खरीदें, हेडमास्टर अरोनियन ने टिप्पणी की। मैं कुछ और स्टॉक करने का सुझाव दूंगा। मुझे आशा है कि आप अच्छा चयन करेंगे। मुझे इस बात में काफ़ी दिलचस्पी है कि आपकी मार्शल आर्ट कैसे आकार लेगी और आपका मार्शल पथ आपको किस दिशा में ले जाएगा। रूई ने सिर हिलाया। धन्यवाद प्रधानाध्यापक, मैं मुआवजे के साथ साथ आपके दयालु शब्दों के लिए वास्तव में आपका और अकादमी का आभारी हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सिर हिलाया। तुम ऐसा करो जवान आदमी। अब मुझे लगता है कि इससे ये बैठक समाप्त हो जाएगी। मैं आपके प्रयासों के साथ साथ हमारी अगली बैठक की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानाध्यापक। कार्यालय से बाहर निकलने के लिए मुड़ने से पहले रूई झुके। कमरे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और उनके बीच कुछ दूरी बना ली। हेडमास्टर अरोनियन वास्तव में उनके प्रति दयालु थे। हालांकि मार्शल मास्टर ने सभी संवेदनशील जीवन पर जो निष्क्रिय दबाव डाला था, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। रूई को ऐसा महसूस हुआ जैसे दिन भर के शारीरिक व्यायाम के बाद उसने कुछ भारी प्रशिक्षण भार उतार दिया हो। अब क्या करें? रूई को आश्चर्य हुआ। जितना वह सीधे अप्रेंटिस लाइब्रेरी में जाना चाहता था, उसे अपने दोस्तों की जांच करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने उन्हें तब से नहीं देखा था जब से वे सभी शीतकालीन छुट्टियों के लिए अलग हो गए थे। चैप्टर 108 स्लैम डंक। आप कठोर दिखते हैं, केन ने कहा। मेरा दिन बहुत खराब गुजरा, रूई ने उत्तर दिया। मेरा मिशन कठिन था और मैं असफल रहा। केन ने रूई की ओर देखा। उफ, ये कठिन होगा, लेकिन हे, ये हर किसी के साथ होता है। चिंता करो। उसने रूई के कंधे पर हाथ रखा। आपने कौन सा मिशन चुना? बॉडीगार्ड, रूई ने एक शब्द में उत्तर दिया। केन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रूई इतनी नीचे क्यों देख रही थी और विफलता ने उस पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डाला था। लानत है। हाँ, ये कठिन था, रूई ने आह भरी। मैंने बर्फ तोड़ने के आसान मिशन के साथ चीजों को धीमी गति से आगे बढ़ाने के लिए ग्रेड 1 का एक बॉडीगार्ड मिशन चुना था। पता चला कि मिशन वास्तव में कम से कम ग्रेड 5 का मिशन था। रूई रुकी। केन ने झटके से अपना सिर पीछे झटका दिया। ग्रेड 5? वे केवल उन मिशनों के लिए हैं जो मार्शल अप्रेंटिस के जीवन को खतरे में डालने में सक्षम हैं। आपको और मुझे उस ग्रेड के मिशन लेने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, मिशन की कठिनाई को बहुत कम करके आंका गया था मार्शल अकादमी, जाहिरा तौर पर। रूई ने बेबसी से आह भरी। मेरी सुरक्षा का लक्ष्य एक गूढ़ आपूर्तिकर्ता के विशाल स्थानीय राक्षस द्वारा शिकार किया जा रहा था। हमारा पीछा गिरोहों और यहाँ तक कि एक मार्शल प्रशिक्षु द्वारा भी किया जा रहा था। ये वास्तव में पागलपन है। क्या बकवास है। केन पूरी तरह से अविश्वास में था। मैं प्रभावित हूं कि आप बच गए। मैं केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य मैं नहीं था। वे एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ मुझे पकड़ने में कामयाब रहे, जिसने मुझे मेरे लक्ष्य से दूर खींच लिया और मेरे लक्ष्य को मार दिया गया मेरी ओर से। ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, रूई द्वारा प्रश्न पूछने से पहले वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। आपने कौन सा मिशन शुरू किया? रूई ने पूछा। आप 4 दिन के लिए गए थे? मैं एक शिकार मिशन पर गया था। केन ने कंधे उचकाए। हिरणों की कुछ अत्यधिक मायावी प्रजातियों का शिकार करना था। हिरण? हाँ, जहाँ तक युद्धाभ्यास तकनीकों की बात है तो मिशन में एक उच्च पूर्व आवश्यकता थी, इसलिए मैंने मिशन को चुना क्योंकि यह मेरी गली के ठीक ऊपर था। ये किस ग्रेड का मिशन था? रूई ने जिज्ञासा से पूछा। केवल ग्रेड 2। बहुत समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, केन ने उत्तर दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए एकदम सही मिशन की मुझे घर नहीं जाना पड़े। आप देखिए, वह अकेले ही मिशन के लायक था, भले ही कोई पारिश्रमिक न हो। रूई केन के शब्दों पर खुशी से मुस्कुराई। केन के साथ बात करने से उसे वास्तव में आसानी हुई। तो आप और अधिक मिशन करने की योजना बना रहे हैं, है ना? केन ने पूछा। चूंकि आपको इस मिशन से कोई महत्वपूर्ण मार्शल क्रेडिट नहीं मिला होगा। नहीं, मुझे मिला। केन ने अपना सिर झुका लिया। हेडमास्टर ने मुझे बताया कि मार्शल अकादमी ने ले लिया मिशन की विफलता के लिए पूरी जिम्मेदारी और माफी के प्रतीक के रूप में न्यूनतम गारंटी पेरोल के अलावा मिशन सफलता पुरस्कार के रूप में मुझे पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये वास्तव में अद्भुत है। वो कुल कितने मार्शल क्रेडिट हैं? केन ने पूछा। कुल 57 मार्शल क्रेडिट। ये बुरा नहीं है,
आपको इसके साथ कुछ हद तक खराब न होने वाली तकनीक खरीदने में सक्षम होना चाहिए, केन ने विनम्रता से पेशकश की। और मैं भी तुरंत मजबूत होने के लिए तैयार होना चाहता था, रूई ने आह भरी। मैं ऐसा न करने का सुझाव दूंगा, वह केन ने रूई से कहा। मैं प्रशिक्षण अवधि में कूदने से पहले कुछ और क्रेडिट के साथ साथ मिशन के अनुभव को इकट्ठा करने का सुझाव दूंगा। मजबूत बनने के लिए उसे बनाया था, वो कुछ हद तक अधीर था। वह वास्तव में केवल आधे साल से भी कम समय के लिए मार्शल अप्रेंटिस था और केवल 1 साल पहले ही अकादमी में शामिल हुआ था। अगर उसने 1 सेकंड के लिए अपनी भावनाओं को अलग रखा तो उसे यकीन था कि उसकी विकास गति बेहद आशावादी थी। उसे एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिर विकास की आवश्यकता थी। सीमित बजट के साथ जल्दबाजी में कुछ तकनीक चुनना सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। केन ने कहा कि 57 मार्शल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। इसके साथ कुछ हद तक खराब नहीं तकनीक, जो खराब तकनीक कहने का एक विनम्र तरीका था। हालांकि भुगतान तकनीकें मूलभूत मुक्त तकनीकों से ऊपर थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अच्छी थीं। वास्तव में रूई काफ़ी हद तक उतने ही मजबूत थे, इसलिए नहीं कि उनकी तकनीकें सुपर शक्तिशाली थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र और विकास स्तर के मार्शल अप्रेंटिस की तुलना में उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया था। उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा वीओआईडी एल्गोरिदम की पूर्वानुमानित और प्रतिनिगमनात्मक प्रणालियों और युद्ध में उनके द्वारा लागू की गई संसाधनपूर्ण रणनीति से आया था। रूई को कम सीमित तरीके से अपनी मार्शल आर्ट की नींव पर व्यापक रूप से निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब पर्याप्त मार्शल क्रेडिट जमा करना था ताकि वह उच्च श्रेणी की तकनीकों को खरीद सके जो उसकी मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त थीं। हो सकता है कि मार्शल क्रेडिट को आसानी से और बिना किसी दबाव के इकट्ठा करने के लिए अगले 1 या 2 महीने केवल पीसने और निम्न श्रेणी के मिशनों को तेज गति से चलाने में भी खर्च करें, और जोखिम। आप सही हैं, रूई बुदबुदाया। मुझे बहुत सारी तकनीकों के साथ प्रशिक्षण में डूबना पसंद है। मैं प्रशिक्षण और मिशनों के बीच बार बार आगे पीछे नहीं जाना चाहता। मानसिकता में अचानक बदलाव कष्टप्रद हैं। केन ने सिर हिलाया। इसके अलावा आप दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से तकनीक सीखते हैं, इसलिए यदि आप खुद को एक तकनीक सीखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। रूई ने सिर हिलाया। साथ ही केन ने जोड़ा, प्रशिक्षण के लिए अपनी छोटी मार्शल मैनकेव में खुद को बंद करने से पहले आपको कुछ सफलताओं का अनुभव करना चाहिए। कुछ सफलताओं का अनुभव करें? रूई ने पूछा। हाँ, जैसे एक थका देने वाले मिशन को पूरा करने की संतुष्टि ही अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि आपको एक विनाशकारी विफलता के बाद सीधे प्रशिक्षण में जाना चाहिए। आप बस उदास या निंदक हो जाएंगे। केन ने सर हिलाया। लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ। उसने एक अच्छा मुद्दा उठाया। रूई को एहसास हुआ उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थी। यह अपेक्षित था क्योंकि बेला की मृत्यु हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केन को इस मानसिक स्थिति में खुद को छुपाने से बचने का सुझाव देना बुद्धिमानी थी। रूई ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में व्यवहारिक रूप से पूरी जिंदगी खुद को छेद में रखता था, ज्यादातर अपने अस्थमा के कारण। आप सही हैं, रूई मुस्कुराई। मुझे कुछ मिशनों को स्लैम डंक करना चाहिए। स्लैम डंक क्या है? कुछ नहीं। चैप्टर 109 नो मैटर व्हाट। अरे दोस्तों, एक आवाज ने उन्हें बुलाया। थोड़ी देर हो गई, सब कैसा चल रहा है? केन बड़बड़ाया जबकि रूई मुस्कुराई। हे फे, मिलियाना। मिलियाना ने सिर हिलाया जबकि फे ने जोर से अपना हाथ हिलाया। अकादमी में अपने समय के दौरान फे ने वास्तव में अपनी भावनाओं को अधिक अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। आपका पहला मिशन रूई कैसा था? फे ने पूछा। भयानक, मैं इसे पूरा करने में विफल रहा। रूई ने सीधा उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा? फे ने भौहें सिकोड़ ली। चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें यह मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उसने उसके कंधे को थपथपाया। इसके बारे में बोलते हुए, मेरे पास वास्तव में आप सभी के लिए एक दिलचस्प प्रस्ताव है। रूई ने उसे उत्सुकता से देखा जबकि केन ने उसे संदेह से देखा। 5 सदस्यीय पूर्व आवश्यकता के साथ एक ग्रेड 6 रक्षा श्रेणी पार्टी मिशन, फे ने समझाया। यह एक छायादार क्षेत्र के माध्यम से आपूर्तिकारों के एक यात्रा बैच की रक्षा करने का एक मिशन है जो एक डाकू समूह के लिए घात स्थान के रूप में जाना जाता है। हमारा काम संभावित डाकू समूहों से आपूर्ति गाड़ियों के भेजे गए बैच की रक्षा करना है। रूई इस मामले से हैरान थी। ग्रेड 6 का मिशन जोखिम भरा होने वाला है क्योंकि ग्रेड 5 और उससे ऊपर के ग्रेड 1 मार्शल अप्रेंटिस के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, है ना? एक एकल मार्शल अप्रेंटिस, हाँ, एक निश्चित ग्रेड का मिशन या तो एक द्वारा लिया जा सकता है समान ग्रेड या उससे भी उच्च ग्रेड के मार्शल अप्रेंटिस या निम्न ग्रेड के एकाधिक मार्शल अप्रेंटिस, फे ने याद दिलाया। रूई ने उस तथ्य को याद करते हुए सिर हिलाया। तो इसलिए आप एक पार्टी बनाना चाहते हैं। हम बाद वाली श्रेणी में आते हैं। फे ने सिर हिलाया। केन, मिलियाना, डैलन और मैं ग्रेड 4 में हैं। रूई आप किस ग्रेड में हैं? 3, उसने आह भरी। इतना नीचे मत देखो, मैंने भी ग्रेड 3 से शुरुआत की थी, फे ने खुलासा किया। यहाँ मिलियाना की शुरुआत ग्रेड 2 से हुई। मिलियाना से स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त करना। आप इस मिशन को पाने के लिए अपने रास्ते से हटना क्यों चाहते हैं? केन ने उसे संदेह से देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वास्तव में एक प्यारा बोनस इनाम है, फे ने हंसते हुए कहा।
ग्राहकों के पास अपने कमीशन को मानक विनिमय दर से ऊपर प्रोत्साहित करने का विकल्प था। यदि वे चाहते थे तो अपने कमीशन को उच्च ग्रेड के मार्शल कलाकारों के लिए अधिक आकर्षक बना सकते थे, क्योंकि मार्शल यूनियन आमतौर पर एक कमीशन को स्थगित कर देता था जिस पर दो अलग अलग मार्शल कलाकारों द्वारा विरोध किया जा रहा था। उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के लिए प्रति व्यक्ति कुल राशि कितनी है? रूई ने उत्सुकता से पूछा। हे, कुल 500 मार्शल क्रेडिट, फे ने घोषणा की। रूई की आंखों में लालच की झलक चमक उठी। यह उसे अपने पहले अंगरक्षक मिशन से प्राप्त राशि से लगभग 10 गुना अधिक था। मैं अंदर हूँ, रूई ने तुरंत कहा। कोई वापसी नहीं, ठीक है, फे दबाया। आप निश्चित रूप से इस अधिकार के प्रति प्रतिबद्ध होंगे? निश्चित बात, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? फे दबाया। यह एक वादा है, रूई ने सिर हिलाया। ग्राहक कौन है? द लोमिनर इंडस्ट्रीज, फे ने सरलता से उत्तर दिया। क्या ये बढ़िया नहीं है? रूई ने जमे हुए चेहरे से उसकी ओर देखा। मैं वो वादा वापस लेना चाहूंगा। बहुत देर हो चुकी है, आपने पहले ही वादा कर दिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको ढेर सारा नकद मिलेगा। रूई ने आह भरी, अपना सिर हिलाते हुए। क्या डेलेन ने पहले ही पुष्टि कर दी है? केन ने संदेह से पूछा। बेशक उसके पास है, फे ने एक गूढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। चाहे केन ने कितनी भी तेजी से उसे पार करने की कोशिश की हो, लेकिन दरार नहीं पड़ी। आप केन आने की योजना बना रहे हैं? रूई उससे पूछने लगी। केन ने आह भरी। ठीक है, चलो, ये कब शुरू होगा? अगले सप्ताह, फे ने उत्तर दिया। तो हमारे पास अभी भी कुछ समय है। शायद मुझे बीच में कुछ मिशनों में भाग लेने का मौका मिल सकता है। रूई बड़बड़ाया। 5 उच्च श्रेणी की तकनीकें खरीदने के लिए मुझे कितने मार्शल क्रेडिट मिलेंगे? आपको न्यूनतम 1000 के आसपास मिलना चाहिए, फे ने रूई पर अजीब नज़र डालने से पहले कहा। आप वास्तव में एक साथ 5 तकनीकें प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, इसमें गलत क्या है? रूई ने सिर झुकाते हुए पूछा। कुछ नहीं, फे ने उत्तर दिया। यह बहुत अजीब है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक समय में केवल 1 या 2 तकनीकें ही मिलती हैं। हो, रूई ने भौहें सिकोड़ ली। यह बहुत धीमा है। यह सामान्य है दोस्त, केन ने अपना सिर हिलाया। आप अकेले हैं जो एक साथ 4 से 5 तकनीकें सीख रहे हैं, पोषण के शौकीन। रुको, अकादमी में शामिल होने के बाद से आप लोगों ने कितनी तकनीकें सीखी हैं? 5, फे ने तुरंत उत्तर दिया। 4, मिलियाना ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने आधे समय में प्रशिक्षु स्तर की 2 गुनी तकनीकें सीख ली थीं। भले ही उनके प्रशिक्षण समय की कुल राशि उनसे कई गुना अधिक नहीं थी, लेकिन वो अधिक हासिल करने में सक्षम होने का कारण ये था कि मानसिक कायाकल्प औषधि ने उनके उन्नत दिमाग और अनुभूति को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। एकाग्रता और सीखना खर्च किए गए समय पर रैखिक रूप से निर्भर नहीं थे। सीखना, जहाँ तक सीखने की गति का सवाल है, सीखने की लंबी अवधि कई छोटी अवधि की तुलना में बेहतर थी। लोगों द्वारा लगातार अनगिनत घंटों तक नहीं सीखने का कारण थकावट थी। ये केवल थकावट के कारण था कि लोगों ने कम समय सीमा का संकल्प लिया। हालांकि मानसिक कायाकल्प औषधि के साथ वह तर्क अब सच नहीं था। मानसिक और शारीरिक थकावट दूर हो सकती है। इस प्रकार रूई का प्रशिक्षण उल्लेखनीय रूप से प्रभावी हो गया है। वह एक ऐसे गेम की तरह महसूस कर रहा था जिसने गेम में एक गड़बड़ी खोज ली थी और इसका उपयोग लगातार पीसने और लेवल बढ़ाने के लिए किया था। उसने केन की ओर रुख किया, जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। 3, उसने शर्मिंदा होकर दूसरी ओर देखा। रूई बिना कुछ कहे बस उसे देखती रही। अरे मुझे इस तरह मत देखो, केन ने शिकायत की। मेरी तीसरी तकनीक पीक ग्रेड थी। ठीक है, इसे सीखने में मुझे बहुत समय लग गया। पीक ग्रेड? रूई ने उत्सुकता से पूछा। वह कौन सी तकनीक थी? तुम्हें पता है, केन ने जारी रखा, जिसके साथ मैंने फे को हराया था और जिसे मैंने कायरी के खिलाफ लड़ते समय इस्तेमाल किया था। रूई ने याद किया। वह तकनीक सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि केन की तकनीकों की कम संख्या वास्तव में उचित थी। ठीक है, अच्छी बात है। रूई उठ गई। अगर हम इसे 1 सप्ताह में कर रहे हैं तो मेरे पास उससे पहले एक ठोस मिशन पूरा करने का और भी कारण है, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। अलविदा। वह अपने दोस्तों के साथ विदाई लेने के बाद चला गया। जब वह मिशन लाइब्रेरी की ओर बढ़ा तो वह थोड़ी सी घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मिशन लाइब्रेरी में पहुंचते ही उसने गहरी सांस छोड़ी। अंदर जाने से पहले अपनी नसों को मजबूत किया। उसका इरादा अगले सप्ताह में कुछ मिशन पूरा करने का था, चाहे कुछ भी हो। चैप्टर 110 जस्ट इनफ पीस। एक अंगरक्षक। एक युवक ने अपने सामने खड़े दुबले पतले दुर्बल व्यक्ति की ओर मुड़ने से पहले असामान्य बालों और आंखों वाले किशोर लड़के को मजाकिया संदेह भरी मुस्कान के साथ देखा। हाँ, आप इतने डरे हुए थे कि आपको अपने से कम उम्र का लड़का मिला, आपसे ज्यादा अंगरक्षक। एक कर्कश आवाज में तिरस्कारपूर्ण ढंग से थूका गया, जिससे हंसी की फुहार फूट पड़ी। 6 युवा वयस्क पुरुषों ने हाजिन के बाहरी जिले के एक दूरदराज के हिस्से में एक कमजोर दिखने वाले आदमी और उसके पीछे के लड़के को घेर लिया था। मुझे नहीं लगता था कि यह संभव था मिगुएल, लेकिन तुम और भी अधिक दयनीय हो गए हो। तुम कमजोर हो। उनमें से एक आदमी लड़के की ओर मुड़ा। अपनी माँ, छोटे लड़के, घर भाग जाओ। रूई ने मिगुएल की ओर मुड़ते हुए आह भरी। देखिए,
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी वर्दी पहनना एक अच्छा विचार है। फिर मिगुएल के साथ खिलवाड़ करने वाले 6 लोगों को कोई खुशी नहीं हुई। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उनमें से एक किशोर लड़के के ऊपर चढ़ गया और उसे डराने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, स्क्रा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। रूई ने उसे काट दिया। अभी चले जाओ और तुम्हें चोट नहीं लगेगी। आदमी ने नाटकीय ढंग से आह भरी। आजकल बच्चे सोचते हैं कि वे बहुत बेकार हैं। उसने लड़के को नीचे धकेलने के उद्देश्य से अपने हाथ आगे बढ़ाए। थर्ड, इससे पहले कि आदमी को इसका एहसास होता, उसने खुद को जमीन पर पीठ के बल सपाट पाया। क्या बकवास है। अन्य लोग मिगुएल और रूई की ओर आगे बढ़े। रूई लापरवाही से आगे बढ़ी, जबकि मिगुएल लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर फिसल गया। थ्वैक बम पाओ थर्ड 5 मिनट की अवधि में रूई ने उन सभी को बार बार मारा, स्थायी क्षति पहुंचाए बिना अत्यधिक दर्द पहुंचाया। महत्वपूर्ण स्थायी क्षति वह था, प्लीज शटॉप। उनमें से एक आदमी, जिसका चेहरा खरबूजे से भी अधिक सूजा हुआ था, थूकने में कामयाब रहा। तुम बेवकूफ़ नहीं समझते हो। रूई सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए उकड़ू होकर उसके पास चली गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कितने लोग हैं। अगर मैं कभी भी आप में से एक को मिगुएल के सिर पर बालों को इतना खरोंचते हुए देखता हूं, तो मैं आपके पैरों को वैसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन उनके बीच में जो है उसे तोड़ दूंगा। उसने घूरकर देखा। एक मार्शल प्रशिक्षु के निष्क्रिय मानसिक दबाव और धमकी से वह आदमी कांप उठा। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अच्छा, रूई उठकर मिगुएल के पास चली गई। आइए जारी रखें, हम पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। वे चुपचाप एक दूसरे के बगल में चलते रहे, जब तक कि मिगुएल ने घबराकर इसे तोड़ नहीं दिया। तुम्हें पता है, अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। आपने उन्हें इतनी जल्दी नीचे गिरा दिया। मेरा एक हिस्सा डरा हुआ था, लेकिन मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं ऐसा कर सकूं। हो सकता है कि तब वे मुझ पर हमला करना बंद कर दें। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। इसके अलावा वह जोशपूर्ण बातचीत में कभी भी अच्छा नहीं रहा। तुम मेरी चापलूसी करते हो, रूई ने कहा। नहीं नहीं, मैं यहाँ ईमानदार रह रहा हूँ। आप बहुत छोटे हैं, फिर भी आप पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा। आपकी तुलना में मैं खुद को बेकार महसूस करता हूँ। आपको अपने आप पर अधिक गर्व करना चाहिए, रूई ने कहा। कैनरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में योग्यता के साथ स्वीकार किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन निम्न जीवन के बारे में चिंता न करें। एक बार जब कैनरियन इंस्टीट्यूट का शैक्षणिक कार्यकाल कल से शुरू होगा, तो आप द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास में चले जाएंगे। अकादमी उन मूर्खों से बहुत दूर जो अहंकार को बढ़ावा देने के लिए अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने में अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। आप समान विचारधारा वाले साथियों से घिरे रहेंगे और विज्ञान की खोज में संलग्न होने में सक्षम होंगे। अबाधित। मिगुएल एक धनी जमींदार का बेटा था, जो 1 साल से स्वतंत्र रूप से रह रहा था, प्रवेश परीक्षा दे रहा था और साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी भी कर रहा था। हाल ही में वह उपद्रवियों के एक स्थानीय समूह का शिकार बन गया था। जब उन्हें पता चलता था कि वह बोझिल है, तो वे उस पर हमला कर देते थे। अंत में बदमाशी इतनी बुरी हो गई थी कि मिगुएल ने एक मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक को नियुक्त करने का फैसला किया था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया था। मिगुएल ने अजीब तरह से हंसते हुए सिर हिलाया। आप मुझसे 4 साल छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ। रूई ने चुपचाप कंधे उचकाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ऐसा नहीं है कि वह अब ने मुवक्किल के साथ कोई और बातचीत करना चाहता था। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि अपने ग्राहकों और लक्ष्यों में भावनात्मक रूप से निवेश करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दिन के अंत में यह एक ऐसा काम था जो बिलों और तकनीकों का भुगतान करता था। वह प्रत्येक ग्राहक में निवेश नहीं करना चाहता था। कुछ हद तक अपनी भावनाओं को मिशन से अलग करना उसके लिए अच्छा होगा और उसे वस्तुनिष्ठ बने रहने की अनुमति देगा। फिर भी वह मिगुएल की स्थिति के प्रति काफ़ी सहानुभूति रख सकता है। अपने अस्थमा के कारण वह ज़्यादा दोस्ती नहीं कर पाता था। जब वह हाई स्कूल में था, तब तक वह सामाजिक रूप से एक अजीब कुंवारा बच्चा बन चुका था। हालांकि वह एक प्रतिभाशाली बच्चा था। उस प्रकार के लड़के और लड़कियां लंगड़ा या बेवकूफ़ कहलाएंगे। निस्संदेह इससे बदमाशी को बढ़ावा मिला, सिवाय इसके कि रूई पृथ्वी पर वापस एक अंगरक्षक के रूप में एक मार्शल प्रशिक्षु को नियुक्त करने में सक्षम नहीं थी। घर वापस आने की बाकी यात्रा शांतिपूर्ण शांति थी। वह दिन मिशन का आखिरी दिन था और रूई व्यावहारिक रूप से पूरा हो गया था। ये ग्रेड 1 मिशन जैसा दिखता था। रूई सीखने आई थी। केवल अब जब उसके पास संदर्भ का एक ढांचा था, तब उसे एहसास हुआ कि उसका पहला मिशन कितना हास्यास्पद रूप से कम ग्रेड किया गया था। ग्रेड 1 मिशन पार्क में सैर की तरह थे, लेकिन उन्होंने उसके पहले मिशन की तुलना में कम भुगतान किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन जल्द से जल्द चुना जाए, बेला ने बोनस इनाम बढ़ा दिया था। रूई को स्वीकार करना पड़ा, केन सही थे। भले ही वे उसके पहले मिशन की तुलना में महत्वहीन थे, ऐसे मिशनों को पूरा करना और एक जीवित ग्राहक का आभार अर्जित करना इसके लायक था। निराशा और दुख के बाद जो उसने आखिरी बार अपने पहले ग्राहक के चेहरे पर देखा था, ये मिशन एक सुखदायक उपचार की तरह थे। औषधि धीरे धीरे उसके घाव को ठीक कर रही है। कल टीम पार्टी का मिशन था।
पिछले सप्ताह में उसके पास इतनी शांति थी कि वह अपने दूसरे उच्च श्रेणी के मिशन में अपने पैरों को डुबा सकता था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द मार्शल यूनिटी और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से।